पिछले स्पॉइलर में यह उल्लेख किया गया था कि लुओ फेंग ने एक रहस्यमय और स्वर्गीय नियमों को चुनौती देने वाली गुप्त साधना विधि प्राप्त की थी। जब उसका मानव शरीर इसे अभ्यास कर रहा था तो लुओ फेंग ने धीरे धीरे खोजा कि इस गुप्त ग्रंथ का सार आत्मा क्रिस्टल गोला और आनुवंशिक शक्ति क्रिस्टल गोला को कोर के रूप में उपयोग करने में था। आध्यात्मिक ऊर्जा और आनुवंशिक शक्ति को शरीर के साथ एकीकृत करके और ब्रह्मांड के संचालन नियमों का संदर्भ लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वतः सुदृढ़ हो जाती थी, जिससे अंतः जीवन जीन स्तर में छलांग लगती थी। हालांकि क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के संचालन नियम शामिल थे, साधना प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, जहां जरा सी भी गलती करने पर साधक की तत्काल मृत्यु हो सकती थी। जब उसके मानव शरीर ने पहले प्रयास में असफलता पाई तो लुओ फेंग ने इसे सुनहरी सींग वाले पशु को आजमाने देने का निर्णय लिया। हालांकि इसके विशाल आकार के कारण इसे वास्तविक दुनिया में आसानी से देखा जा सकता था, इसलिए लुओ फेंग ने इसे अपने आंतरिक संसार के भीतर साधना करने देने का चयन किया। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, यदि सुनहरी सींग वाले पशु की साधना प्रक्रिया विफल हो जाती तो क्या यह पूरे आंतरिक संसार के पतन का कारण बनता? इसका उत्तर था नहीं। आपको याद होगा कि जब मोशा कबीले का क्लोन सफलतापूर्वक पोषित हुआ तो लुओ फेंग के आंतरिक संसार में उसके 3 रूप प्रकट हुए, मानव शरीर, मोशा कबीले में बदला हुआ लुओ फेंग और एक अन्य लुओ फेंग जिसके पास सुनहरी सींग वाले पशु की आंखें थीं। लेकिन यह सुनहरी सींग वाले पशु का वास्तविक शरीर क्यों नहीं था, बल्कि उसकी आंखों वाला एक मानव रूप क्यों था? इसका कारण यह था कि यह सुनहरी सींग वाले पशु की आंखों वाला लुओ फेंग वास्तव में जीवन कोर के भीतर आत्मा थी, यानी वह आत्मा जिसने सुनहरी सींग वाले पशु का स्वामित्व ग्रहण किया था, जो अब भी एक मानव रूप बनाए रखे हुए थी। अन्यथा जब लुओ फेंग ने पहली बार आदिकालिक अराजकता नगरी में प्रवेश किया था तो आदिकालिक अराजकता नगरी के नेता ने उसके इस रहस्य को तुरंत भांपकर उसे मिटा दिया होता। आंतरिक संसार की असली जीवन रेखा यही जीवन कोर की आत्मा थी। यदि इस पर हमला होता और यह नष्ट हो जाती तो आंतरिक संसार इसके साथ ही ढह जाता और लुओ फेंग का संपूर्ण विनाश हो जाता। यही कारण था कि मोशा कबीले का क्लोन, जो जीवन कोर को वहन करता था, आत्मा हमलों से डरता था, क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण आत्मा कोर जीवन कोर के भीतर छिपी हुई थी। हालांकि मानव शरीर और सुनहरी सींग वाले पशु ने स्वतंत्र रूप से अपने शरीरों के भीतर आत्मा क्रिस्टल गोले का निर्माण किया था। यदि ये आत्मा क्रिस्टल गोले नष्ट हो जाते तो यह आंतरिक संसार को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। यही कारण था कि सुनहरी सींग वाला पशु इस गुप्त ग्रंथ की साधना को आंतरिक संसार के भीतर सुरक्षित रूप से कर सकता था। यद्यपि सुनहरी सींग वाला पशु मानव शरीर के साधना अनुभवों को संदर्भ के रूप में ले सकता था, लुओ फेंग ने फिर भी एक स्थिर और पद्धतिपूर्ण दृष्टिकोण चुना, जिससे साधना के दौरान त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाए। उसे भली भांति ज्ञात था कि यदि साधना के प्रयास में सुनहरी सींग वाला पशु मर भी जाता तो उसका आंतरिक संसार एक नया सुनहरी सींग वाला पशु पुनः उत्पन्न कर सकता था। हालांकि उसने इसकी विशाल काया को देखते हुए चिंता व्यक्त की, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि लुओ फेंग के विशाल संसाधनों के बावजूद इस तरह की ऊर्जा खपत को बनाए रखना अत्यंत कठिन होता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब सुनहरी सींग वाले पशु ने साधना के दौरान गलती की और तुरंत धूल में परिवर्तित हो गया तो आंतरिक संसार ने उसी धूल से एक पूर्ण सुनहरी सींग वाला पशु सीधे पुनः संरचित कर दिया और इसमें कोई अतिरिक्त ऊर्जा भी खर्च नहीं हुई। यह न भूलें कि सुनहरी सींग वाला पशु स्वाभाविक रूप से निगलने की क्षमता से युक्त था और वह धूल, जो एक दृष्टिकोण से मात्र बिखरी हुई आत्मा के अवशेष और विघटित शरीर पदार्थ थी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। दूसरे शब्दों में यह धूल शुद्ध ऊर्जा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पूरा प्रक्रिया लुओ फेंग के आंतरिक संसार के भीतर हुई, जिसका अर्थ यह था कि उसने अनजाने में एक लगभग परिपूर्ण ऊर्जा पुनर्चक्रण तंत्र की खोज कर ली थी। चाहे सुनहरी सींग वाला पशु कितनी भी बार असफल होकर मर जाए, वह बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खपत के अनिश्चित रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता था। इसके बावजूद लुओ फेंग सतर्क बना रहा, क्योंकि प्रत्येक असफलता का अर्थ था फिर से शुरुआत करना, जो अब भी एक अत्यंत समय लेने वाली प्रक्रिया थी। आखिरकार वह केवल अपने जीवन जीन स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था, बल्कि उसे मौलिक नियम की समझ और साधना को भी नजरअंदाज नहीं करना था। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से लुओ फेंग के मानव शरीर ने पहले चरण की साधना पूरी करने में लगभग 3 महीने लिए, जबकि सोने का सींग वाला प्राणी को पूरे 30 वर्ष लग गए। यह मत भूलिए कि सोने का सींग वाला प्राणी का जीवन जीन स्तर पहले से ही मानव शरीर की तुलना में कहीं अधिक था। प्रारंभिक स्तर जितना ऊंचा होता है, साधना उतनी ही कठिन होती है और स्वाभाविक रूप से अधिक समय लेती है। उस अवधि के दौरान जब लुओ फेंग पूरी तरह से गुप्त ग्रंथ की साधना में लगा था, बाबाता पृथ्वी के परिवर्तन और उन्नयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी था, जिसका उद्देश्य शेष धातु प्लेटों का पता लगाना था। दुर्भाग्यवश दसियों लाख छोटे और सूक्ष्म जांच यंत्रों को तैनात करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वास्तव में यह सब ज़ुओशान के, जिसे बैठा पर्वत अतिथि के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा एक जानबूझकर किया गया प्रबंध था।
यहाँ एक छोटा सा खुलासा है। बैठा पर्वत अतिथि मूल ब्रह्मांड में लो फेंग द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया चौथा गुरु था। बेशक यदि हम औपचारिक गुरु शिष्य संबंधों की गणना न करें तो ऐसे कई शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्हें लो फेंग ने गुरु कहकर संबोधित किया था। एक प्राइमर्डियल वॉइड स्पेस के सदस्य के रूप में वह किसी अमरस्तरीय महाशक्ति से दीर्घकालिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार रखता था और यहाँ तक कि किसी भी समय शिक्षक बदलने के लिए आवेदन कर सकता था। हालांकि बैठा पर्वत अतिथि के दृष्टिकोण से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण और उन अमरस्तरीय महाशक्तियों का सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन लो फेंग को वास्तव में ब्रह्मांड की सर्वोच्च चोटी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो मूल ब्रह्मांड पर शासन कर सके और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड महासागर के ऊपर खड़ा हो सके। इसलिए उसने जानबूझकर विभिन्न धातु प्लेटों को पूरे ब्रह्मांड में छिपाया और कई परीक्षाएं स्थापित की, जबकि ऐसे अवसर समाहित किए जो लो फेंग की शक्ति में गुणात्मक छलांग ला सकते थे। इस प्रकार धातु प्लेटों की खोज की प्रक्रिया में लो फेंग को स्वयं पर निर्भर रहकर अनगिनत बाधाओं को पार करना था, जीवन और मृत्यु के अनुभवों के माध्यम से लगातार प्रगति करनी थी और अधिक शक्तिशाली बनना था। अब कथा पर वापस लौटते हैं। जब लो फेंग अपनी साधना पर केंद्रित था तब ज़िग द्वारा भेजी गई एक हत्या टुकड़ी चुपचाप पृथ्वी में प्रवेश कर चुकी थी और उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। स्पष्ट रूप से ज़िग ने उसे मारने का विचार कभी छोड़ा ही नहीं था। पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया गया था कि पूरे ब्रह्मांड में 3 वर्षों तक उड़ान भरना अव्यवहारिक था क्योंकि यह समय की बर्बादी थी और इससे आसानी से ध्यान आकर्षित हो सकता था। हुयान बो की स्थानिक गुप्त तकनीक को तोड़कर सीधे पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करने के लिए ज़िग को कम से कम एक मार्क्विस अमरस्तरीय जासूस का बलिदान देना पड़ता, जो उनके लिए एक अस्वीकार्य मूल्य था। आखिरकार भले ही लो फेंग के पास मार्क्विस अमर स्तर या उससे भी ऊपर तक पहुंचने की क्षमता थी, वह अभी भी केवल एक डोमेन मास्टर था और किसी मौजूदा मार्क्विस अमर की तुलना में कहीं पीछे था। एक प्रतिभा अभी भी केवल एक प्रतिभा ही होती है और जब तक वह पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती तब तक वह व्यापक स्थिति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती। इसलिए ज़िग नेतृत्व ने एक समझौता अपनाया जिसमें उन्होंने गुप्त रूप से कम मार्क्विस अमर स्तर की शक्ति वाले एक अमर योद्धा को एक हत्या टुकड़ी को सौर मंडल में भेजने का कार्य सौंपा ताकि वे पृथ्वी के पास किसी क्षेत्र में गुप्त रूप से तैनात हो सकें। हालांकि ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उनके जासूसों ने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी का रूपांतरण पहले ही पूरी तरह से पूरा हो चुका था। लाखों निर्माण कर्मियों के अत्यधिक कुशल कार्य के कारण अब पृथ्वी अभेद्य हो चुकी थी और हत्या दल अपने मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह असमर्थ था। उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण वे केवल लो फेंग की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे और अपने वरिष्ठों को खुफिया जानकारी भेज सकते थे। बेशक वर्चुअल ब्रह्मांड के माध्यम से खुफिया जानकारी भेजना कोई आसान काम नहीं था। मानव जाति की सुरक्षा प्रणाली असाधारण रूप से कड़ी थी, जिससे विदेशी जासूसों के लिए संदेश भेजना लगभग असंभव था। किसी भी सूचना को सफलतापूर्वक प्रेषित करने से पहले सैकड़ों या हजारों स्तरों के एन्क्रिप्शन से गुजरना पड़ता था। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी और अनिवार्य रूप से संचार में महत्वपूर्ण विलंब का कारण बनती थी। 50 वर्षों की शांतिपूर्ण साधना के बाद वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी ने अंततः लो फेंग को उसका पहला मिशन सौंपा, ज़िग जासूसों का उन्मूलन। इस मिशन का लक्ष्य गणवो ब्रह्मांड देश के अधीनस्थ एक मध्यस्तरीय सभ्यता का शाही परिवार था जो पिछले 10 लाख वर्षों से ज़िग को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा था और इस कारण आकाशगंगा से बाहर के युद्ध क्षेत्र में मानव जाति को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी हमेशा गद्दारों के प्रति निर्दयी रही है और इस बार लो फेंग को उन्हें पूरी तरह से मिटाने का कार्य सौंपा गया। मारने की सूची में 2 आत्मानियंत्रित अमरस्तरीय शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें से एक मार्क्विस आबादी था, 4 निम्नस्तरीय पेंगुआसा दुनिया और 100 मिलियन से अधिक लोग जो खुफिया संचार या मानव जाति के साथ विश्वासघात में शामिल थे। इतने विशाल पैमाने के कारण यह स्पष्ट था कि लो फेंग अकेले इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए वह गणवो ब्रह्मांड देश की एक सेना का नेतृत्व करेगा जिसमें सोने का सींग वाला प्राणी की ताकतों का अतिरिक्त समर्थन भी होगा। हालांकि हर युद्ध को सेना के माध्यम से नहीं लड़ा जा सकता था क्योंकि लो फेंग को व्यक्तिगत रूप से उन 4 पेंगुआसा दुनिया गद्दारों को खत्म करना था। प्राइमर्डियल वॉइड स्पेस में वर्चुअल ब्रह्मांड कंपनी के एक डोमेन मास्टर स्तर 9 सदस्य के लिए निम्नस्तरीय पेंगुआसा दुनिया को मारना कोई चुनौती नहीं थी। एक 9वें स्तर के डोमेन मास्टर की मूल कानूनों की समझ पहले स्तर के पेंगुआसा दुनिया की तुलना में कहीं अधिक थी, जिससे बाद के दुनिया प्रोजेक्शन दमन का प्रभाव लगभग नगण्य हो जाता था। लो फेंग के लिए बिना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए भी उसका मानव शरीर अकेले ही उन्हें आसानी से मार सकता था। क्या किसी ने ध्यान दिया कि एपिसोड 159 के पूर्वावलोकन में जीवन जीन स्तर को बढ़ाने वाली धातु प्लेटें नहीं दिखाई दी? क्या इसका मतलब यह है कि यह प्लॉट लाइन काट दी गई? मुझे लगता है कि यह अत्यधिक असंभव है। आखिरकार गुप्त ग्रंथ की साधना लो फेंग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे पूरी तरह से हटा देना अनुचित होगा।
एक अधिक संभावित व्याख्या यह है कि निर्माण दल ने कहानी को समायोजित किया है, जैसे उन्होंने देमोन पर्वत चाप के क्रम को बदला था। मूल रूप से लो फेंग को देमोन पर्वत मिशन पहले लेना था और फिर योग्यता युद्ध में भाग लेना था, लेकिन श्रृंखला में इस क्रम को उलट दिया गया। संभवतः इसी तरह का समायोजन यहाँ भी किया गया होगा। उदाहरण के लिए श्रृंखला में लो फेंग का मिशन 100 मिलियन से अधिक जासूसों को खत्म करना था, जो एक अत्यंत हिंसक और रक्तरंजित दृश्य होता, जिसे सीधे चित्रित करना संभवतः उचित नहीं था। परिणामस्वरूप निर्माण दल ने सोने का सींग वाला प्राणी की भूमिका को संशोधित किया होगा, उन्हें शो में खनिकों के रूप में चित्रित किया होगा। यह कथा को इस तरह स्थानांतरित कर देता कि लो फेंग सोने का सींग वाला प्राणी और शाही परिवार के बीच संघर्ष को सुलझाने की कोशिश करते हुए शाही परिवार की जिद के साथ मिलीभगत का अनजाने में खुलासा करता। यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से इस बात की भी व्याख्या कर सकता है कि पिछले एपिसोड में देखे गए अन्वेषण के दौरान लो फेंग डोमेन मास्टर स्तर तक कैसे पहुंच गया। मेरा इस अनुमान का आधार एपिसोड 157 के भोज दृश्य में संवाद है। शाही परिवार के सदस्यों ने गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के प्रति गहरी असंतुष्टि दिखाई थी। उनका मानना था कि मानवता की अधीनस्थ जाति होने के नाते गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब को स्वायत्तता नहीं मिलनी चाहिए और वे अपनी ही कठोर दमन नीति से अनभिज्ञ थे। इसके अलावा निर्माण दल ने कई नए पात्रों पर विशेष ध्यान दिया। उनकी सामान्य कहानी कहने की शैली को देखते हुए यह अत्यधिक संभावना है कि उनमें से कोई एक गद्दार होगा। हालांकि जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह यह है कि क्या अनुकूलन में लो फेंग की वह लड़ाई बनी रहेगी जिसमें वह 4 वर्ल्ड मास्टर्स को स्वयं मारता है। यदि इसे हटा दिया गया तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हालांकि लो फेंग द्वारा गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के खनिकों की अनुचित स्थिति को सुधारने के प्रयास स्वाभाविक रूप से गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के बुजुर्गों से एक निमंत्रण दिलाएंगे, जिससे उसे उनके गृह क्षेत्र का दौरा करने का अवसर मिलेगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि कहानी मुख्य कथानक के अनुसार आगे बढ़े। दिलचस्प बात यह है कि यान शेन आर्मामेंट का निर्माता भी गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब से ही संबंधित है। यह तथ्य निश्चित रूप से लो फेंग की रुचि को आकर्षित करेगा, क्योंकि गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के प्रतिभाशाली योद्धा यान शेन आर्मामेंट का उपयोग करने में मनुष्यों से कम नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के महाद्वीप पर एक वर्ल्ड मास्टर स्तर का स्पेस बीस्ट कैद है। यह गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के बाद दूसरी बार होगा जब हम किसी स्पेस बीस्ट से सामना करेंगे, और इस बार यह एक शिखर रक्तरेखा वाला डिस्ट्रक्शन बीस्ट होगा। यह सर्वविदित है कि स्पेस बीस्ट्स को मूल कानूनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन बीस्ट गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट से भिन्न है क्योंकि यह बिजली और समय के मूल कानूनों में विशेषज्ञता रखता है। इसके अलावा इसके पास एक अनुपम जन्मजात गुप्त तकनीक है, टाइम स्टेसिस। टाइम स्टेसिस एक लगभग अजेय गुप्त तकनीक है जो समान स्तर के विरोधियों को थोड़े समय के लिए पूरी तरह से अचल कर सकती है, जिससे युद्ध में पूर्ण वर्चस्व मिलता है। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार टाइम स्टेसिस को लंबे समय तक बनाए रखना या इसे बड़े क्षेत्र में लागू करना संभव नहीं है, लेकिन इससे मुक्त होना अत्यंत कठिन कार्य है। टाइम स्टेसिस को काउंटर करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला है अत्यधिक गति। केवल अविश्वसनीय वेग प्राप्त करके जो टेलीपोर्टेशन के करीब हो, कोई इस तकनीक के प्रभाव से बच सकता है। लेकिन सोचिए कितने योद्धा किंग इमोर्टल स्तर से नीचे टेलीपोर्टेशन में महारत रखते हैं। यही कारण है कि डिस्ट्रक्शन बीस्ट अपने समान स्तर के विरोधियों के बीच अजेय माना जाता है। दूसरी विधि है अत्यधिक शक्ति। जैसा कि कहा जाता है, प्रबल शक्ति सभी तकनीकों को तोड़ देती है। जब किसी की ताकत एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो कोई भी गुप्त तकनीक प्रभावी नहीं रह सकती। हालांकि समान स्तर के भीतर बहुत ही कम विशेष जीवन रूप ऐसे होते हैं जो किसी स्पेस बीस्ट की कच्ची शक्ति को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि एक सामान्य अमर स्तर का योद्धा भी एक शिखर वर्ल्ड मास्टर स्तर के स्पेस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है कि इतनी महान शक्ति रखने के बावजूद डिस्ट्रक्शन बीस्ट को गोल्डन हॉर्नेट ट्राइब के क्षेत्र में क्यों कैद किया गया? इसका उत्तर सरल है, उसे एक यूनिवर्स वेनेरेबल ने बंदी बनाया था जो मूल अंतरिक्ष कानून में निपुण था। जो व्यक्ति मूल अंतरिक्ष कानून को पूरी तरह से समझ चुका हो, उसके लिए एक शिखर वर्ल्ड मास्टर स्तर के स्पेस बीस्ट को दबाना बहुत कठिन कार्य नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन बीस्ट की जन्मजात प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की निगलने की प्रतिभा। यदि लो फेंग का दृष्टिकोण उसकी बढ़ती स्थिति के साथ व्यापक न हुआ होता तो वह संभवतः बहुत पहले ही डिस्ट्रक्शन बीस्ट को अपनी चौथी प्रतिकृति के रूप में चुन चुका होता और बाद में सिक्लूडेड ओशन क्लोन का उदय शायद कभी नहीं होता। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।